हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत सुंदर। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर टॉपिक पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा दिया हूं लेक्चर 1 में। गेनिंग रेशियो लेक्चर 2 में आपको मैंने सिखाया। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको लेक्चर 3 में पढ़ाया। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए, आज हमारा रिटायरमेंट का पार्ट 4 है। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं, बच्चे, आई एम योर मेंटर चंदन सर, अकाउंट्स फैकल्टीज and BCom and MCom qualified from BHU main campus, B.Ed qualified and ex नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूँ और करीब अब तक 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन गुडविल एडुकेयर के सेंटर के माध्यम से कॉमर्स में टीच किया हूँ। और 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू में पढ़ने का सपना रखते हैं तो आप हमारे साथ 12th के साथ साथ सीयूटी का प्रिपरेशन करिए, जरूर आपका सपना पूरा होगा। ठीक है। और यदि हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में जो लंका पे है, आप विजिट कीजिए और वहां पे ज्वाइन कीजिए। चलिए, बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चे, ये है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज का टॉपिक क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कई चैप्टर्स में पढ़ा है। ये टॉपिक, रीवैल्यूएशन जो टॉपिक है, ये आप कौन कौन से चैप्टर में पढ़े हो? याद होगा आपको, चेंज इन पीएसआर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 3 चैप्टर्स में आपने लगातार पढ़ा है। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में और रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपने रिवैल्यूएशन पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में भी पढ़ा, रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ रहे हैं। मतलब कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले चैप्टर्स में भी आपने देखा कि आधे चैप्टर के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना था और इस चैप्टर में भी आधे चैप्टर के बाद रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करना है। और लगभग हर क्वेश्चन में आधे चैप्टर के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फुल फ्लेज क्वेश्चन में बनाने को 100% देता है कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाने को कहेगा ही कहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि जब आपको रीवैल्यूएशन बनाने को कहेगा तो अच्छे से रीवैल्यूएशन आपको आना चाहिए। चलिए, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कुछ फीचर्स आपको बता दें रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। चलिए, लिखिए, फीचर्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। फीचर्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज
revaluation of assets and liabilities is done with a new account is called revaluation account। बच्चे assets और liabilities को जो हम revalue करते हैं वो एक नए account के माध्यम से करते हैं और उस account का नाम है revaluation account। revaluation of assets and liabilities is done with the help of new account that is called revaluation account। Sometimes revaluation account is also called profit and loss adjustment account। बच्चे revaluation account का दूसरा नाम है profit and loss adjustment account। This account is nominal account in nature। revaluation account का nature जो होगा वो nominal account nature का होगा, तो ये nominal का rule भी follow करेगा। और nominal का rule क्या है बच्चे डेबिट क्रेडिट का? तो आपको याद करवा दूं कि डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रिवैल्यूएशन का नेचर जो है नॉमिनल नेचर का है, तो ये नॉमिनल का रूल भी फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ देयर इज लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अगर बच्चे रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट is debited and if revaluation result is again revaluation account is credited। मतलब बच्चे अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से आपको लगता है कि एसेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने में आपको लॉस है तो डेबिट में लिखना रिवैल्यूएशन के, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लो कि प्रॉफिट और लॉस on revaluation always distributed in old ratio कि रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी चैप्टर में रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट और लॉस आता है हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलो बच्चे आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट इट। हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कैसे बनेगा, कितने कॉलम होंगे, क्या किस साइड रिकॉर्ड होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो 4 कॉलम ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम ड्रॉ किए, ठीक है। आफ्टर दैट 4 कॉलम ड्रॉ कर लिए। आफ्टर दैट डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। देखो नॉमिनल नेचर का है तो एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में, इनकम होगा तो क्रेडिट में। अगर आपके पास कोई एसेट्स है और उस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज किया, ये फायदा है आपके लिए। कैसे सर? जैसे मान लो कि आपके पास एक जमीन है और उस जमीन का दाम बढ़ गया तो फायदा है कि लॉस है? कहोगे सर फायदा है। तो जितना दाम बढ़ा, वैल्यू जितना इंक्रीज किया, ये आपके लिए प्रॉफिट है। तो एसेट्स का दाम बढ़ने से फायदा हुआ, तो जितना वैल्यू बढ़ा वो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। और वही एसेट्स का दाम अगर घटेगा तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये डेबिट में लिखोगे। अगर मान लो लाइबिलिटीज बढ़ा तो लॉस है डेबिट में, लाइबिलिटीज घटा तो क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पाया गया तो लॉस है, ऐसे लाइबिलिटी जो पहले से बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थे। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा है क्रेडिट में। तो समझ में आ गया कि अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में, एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो डेबिट में, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो डेबिट में, लॉस है, लाइबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाया गया, फायदा है क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट में। आफ्टर दैट कंपेयर करते हैं किस साइड का टोटलिंग ज्यादा है। अगर बच्चे क्रेडिट का टोटलिंग ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटलिंग करना, वही टोटलिंग डेबिट में लिखना। बैलेंसिंग फिगर से यहां पे प्रॉफिट आएगा, टू गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। और अगर डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखोगे। अगर डेबिट ज्यादा होगा
तो क्रेडिट साइड में लॉस लिखोगे, और रिवल्यूशन का लॉस भी ओल्ड रेशियो में, रिवल्यूशन का प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड रेशियो में। चलो फॉर्मेट नोट कर लो, नोट हो गया? ओके चलिए अब इसके बेस पे एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने का सिंपल सा बच्चे फंडा होता है कि जो कुछ भी, जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट एक लेजर है, लेजर से जर्नल बनाना है, तो जो कुछ भी रिवॉल्यूशन के डेबिट में है जर्नल में ये चीज क्रेडिट कर दो, रिवॉल्यूशन को डेबिट कर दो, और जो आइटम रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में है जर्नल में वो डेबिट, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट। चलिए जर्नल देखते हैं। रिवैल्यूएशन के टाइम में क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। तो लिखा है फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के पर्पस से क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो बच्चे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये अपने लिए फायदा है कि लॉस है? कहोगे सर लॉस है। लॉस है तो लॉस में रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, है ना। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन को डेबिट और फायदा के केस में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। तो एसेट्स का वैल्यू घटा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपको पता होना चाहिए एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट है, घटता है तो क्रेडिट, तो ये लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज किया, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन फायदा है। अगर मान लो लाइबिलिटीज बढ़ा, तो बच्चे लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट किए और लाइबिलिटीज बढ़ने से लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अगर मान लो लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट के रूल में कि लाइबिलिटीज घटता है तो क्रेडिट करते, लाइबिलिटीज घटता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटीज घटने से हमें फायदा है। When revaluation account shows profit, बच्चे जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो करेगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है, और जब पार्टनर्स कैपिटल किसी ट्रांजैक्शन से इंक्रीज करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो किया तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। When रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, तो सभी पार्टनर्स का जो भी पहले से थे, ठीक ना, ऑल, तो यहाँ पे हमने ओल्ड लिखा है सबके लिए। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस बांटने से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। डन, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चंस बच्चे हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे है, दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स यहां हैं, आप रिमेनिंग पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से देख लो, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का शुरू का पार्ट रीड करता हूं। क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स in the ratio of 2:2, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2:1। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पी क्यू आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, यहां पे बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज अंडर। मतलब पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, नीचे इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में देखो 4 कॉलम है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटीज साइड में क्या क्या दिया है, क्रेडिटर दिया है, कैपिटल दिया है, ठीक है ना, क्रेडिटर और कैपिटल, और एसेट्स में दिया है कैश दिया है, डेटर्स दिया है, स्टॉक है, प्लांट है, पेटेंट्स है, और दोनों साइड का टोटलिंग दिया है, ठीक है। चलिए यहां तक सही है, आगे रीड करता हूं क्या कह रहा है।
आगे कह रहा है आर रिटायर्स ऑन द डेट ऑफ, यहां देखो कौन रिटायर कर रहा है, आर रिटायर कर रहा है ऑन द डेट ऑफ, on this date P and Q decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2। और इस दिन सोचा R के रिटायरमेंट के दिन कि P और Q सोच रहा है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे 3:2 में। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड। क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है कि एन अमाउंट 5, मतलब कई सारे पॉइंट दिए हैं और लास्ट में लिखा है You are required to give necessary journal entry for the above adjustment and prepare revaluation account। मतलब कि हमको जर्नल एंट्री करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बच्चे सुनो, जर्नल एंट्री जब भी आप करना है तो रीवैल्यूएशन बनाने के बाद करना, इससे जर्नल एंट्री इजी लगेगा। पहले आप बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए आप पेन और पेपर, हम उम्मीद करते हैं लेके बैठ चुके हैं मेरे साथ साथ, और जैसा हम बोले वैसा आपको भी करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन जब हम बनाएंगे तो एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करिए, लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं बच्चे? 4 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 4 कॉलम होगा, ठीक ना। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रीवैल्यूएशन में 4 कॉलम होगा। फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, ओके। अब सुनिए बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ किए। अब क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि आप रीड करेंगे क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करके आपको लगेगा कि किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, घट रहा है एसेट्स का वैल्यू डेबिट में, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, घट रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाया गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मतलब सिंपल सा बात है, किसी ट्रांजैक्शन से आपको लगे फायदा हो रहा है तो फायदा कब होगा, या तो एसेट्स बढ़ेगा या लाइबिलिटीज घटेगा, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में लिखिएगा जितना फायदा हो रहा है। बढ़ के कितना हुआ वो नहीं, जितना बढ़ा। अगर किसी ट्रांजैक्शन से आपको लॉस हो रहा है तो लॉस कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू घटेगा या लायबिलिटीज बढ़ेगा, तो वो चीज लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। घट के कितना हुआ वो नहीं, कितना घटा, कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज लिखेंगे हम कब, जब एडजस्टमेंट को रीड करेंगे तब, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला काम हमारा रहेगा एडजस्टमेंट्स के पॉइंट्स को रीड करना। पहला पॉइंट है एन अमाउंट 5000 इंक्लूडेड इन डेटर्स, एन अमाउंट 5000 इंक्लूडेड इन डेटर्स, डेटर्स में 5000 इंक्लूडेड है, रिटेन ऑफ एज बैड डेब्ट। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरे रिवैल्यूएशन में बैड डेब्ट प्रोविजन वाला पॉइंट पे आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती इसी में करते हैं, बाकी पॉइंट तो आपको नॉर्मल सा लगेगा, इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है। कह रहा है एन अमाउंट 5000 इंक्लूडेड इन डेटर्स टू बी रिटेन ऑफ एज बैड डेब्ट। 5000 रुपया डेटर्स में इंक्लूडेड है जिसको हमने बैड डेब्ट कर दिया, मान लिया बैड डेब्ट, अब पैसा डूब गया, मिलने के चांस नहीं है। तो यहां पे ध्यान ये देना है तुरंत। अब आपका ध्यान जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स की ओर। चलिए बैलेंस शीट में चल रहे हैं डेटर्स की ओर। बैलेंस शीट में हम आ गए डेटर्स की ओर। अब देखेंगे कि हमारे पास डेटर 80,000 का पहले से है और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में था कि 5000 रुपया बैड डेब्ट हो गया। अगर बच्चे डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखा है 4000 का, अगर मान लो लेट्स इमेजिन कि पहले से अगर प्रोविजन नहीं दिया हुआ होता यहां पे, तो उस केस में 80 का डेटर्स था और मेरा 5000 रुपया डूब गया, तो मेरे लिए नेट लॉस कितने का हुआ, कहोगे सर 5000 का। क्यों, पहले से मैंने कोई प्रोविजन किया नहीं था और मेरा 5000 रुपया डूब गया। नेट लॉस 5000 का होता तो 5000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता।
बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में डेटर्स तो 80,000 का है और प्रोविजन पहले से 4,000 का है। मतलब पहले से हम माइंडसेट बनाए हुए थे कि मेरा 4,000 रुपया डूबेगा। लास्ट ईयर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, एट दैट टाइम मैंने प्रोविजन किया था अपने डेटर्स पे 4,000 रुपीज डूबने का, डाउटफुल डेब्ट का, और मेरा पैसा डूबा 5,000। तो कहोगे सर नेट लॉस कितने का है, 1,000 का। कैसे सर, आपका 5,000 डूबा जिसमें 4,000 तो आप पहले से सोच रहे थे कि डूबेगा। 5,000 डूबा जिसमें 4,000 आप पहले से सोच रहे थे डूबेगा। तो 5 जो डूबा ना, उसमें से 4,000 लॉस पुराने प्रोविजन से एडजस्ट हो गया और 1,000 का एक्स्ट्रा लॉस है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर पहले बिल्कुल ही ये प्रोविजन नहीं होता तो उस केस में लॉस 5,000 का हुआ, पूरे 5,000 जाता रिवैल्यूएशन में। लेकिन अगर हमारा पहले से अगर कोई प्रोविजन है तो जितना लॉस होगा पहले वो पुराने प्रोविजन से एडजस्ट होगा और एक्स्ट्रा लॉस ही रिवैल्यूएशन में जाएगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया है ना। तो चलिए 5 के बैड डेट में 4 यहां से एडजस्ट हुआ, 1 एक्स्ट्रा लॉस हुआ, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो चलिए 1,000 रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखिए रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट 1,000। ठीक है, आप अगर अपने सुविधा के लिए चाहो ये कैसे आया तो यहां पे लिख भी सकते हो 5,000 माइनस 4,000। आपके हिंट के लिए लिख दे रहा हूं कि डूबा तो 5,000 जबकि वो पुराने प्रोविजन से 4 एडजस्ट कर लिया तो 1,000 ही यहां पे आया। ठीक है, 5 बैड डेट हुआ था जिसमें 4 पुराने प्रोविजन से एडजस्ट किया तो 1,000 रिवैल्यूएशन में आया। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट का दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एग्जिस्टिंग रेट से मेंटेन करना है। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब होता है कि पहले डेटर्स पे जिस रेट से प्रोविजन किए थे अभी भी वैसे ही प्रोविजन करिए। तो जरा देखिए बच्चे कि पहले डेटर्स था 80,000 का, डेटर्स था कितना का, 80,000 का था ना जी, और 80,000 के डेटर्स पे 4,000 का प्रोविजन था। तो ये कितना परसेंट था 80 का, ये निकालना है। तो ऐसे निकालोगे जितना प्रोविजन था 4,000 अपॉन ओवरऑल डेटर्स 80,000 इंटू 100। तो कहोगे सर ये 4 जीरो ये 4 जीरो ये 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 420 जा 80 और 25 जा 100। मतलब पहले 80,000 के डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बना हुआ था जो 4,000 प्रोविजन था। ठीक ना। तो अभी भी अब जब पैसा डूब गया 5,000 तो जो रिमेनिंग डेटर्स बचा उस रिमेनिंग डेटर्स पे अभी भी 5% का प्रोविजन करना है एग्जिस्टिंग रेट से। एग्जिस्टिंग रेट 5% था। तो जैसे कहोगे सर 80 के डेटर्स में से 5,000 आपका पैसा डूब गया तो अब जो डेटर्स बचे वो कितने के हैं, 75,000 के। उन 75,000 के डेटर्स पे आप 5% प्रोविजन करिए फ्यूचर के लिए। चलिए करते हैं, अगर 75,000 के डेटर्स पे 5% का प्रोविजन करेंगे फ्यूचर के लिए तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 3,750 रुपया। कितना, 3,750। ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो मेरे लिए होने वाला ये लॉस है फ्यूचर के लिए। तो क्या करेंगे, इसको जो एग्जिस्टिंग रेट है, तो जब हमारा 80 के डेटर्स में से 5,000 रुपया हमारा बैड डेप्ट हो गया तो कितना बचा, 75,000 का डेटर्स। इस 75,000 के डेटर्स पे एग्जिस्टिंग रेट से, पुराने रेट से प्रोविजन करना है। तो 3,750 का प्रोविजन करेंगे बच्चे, 3,750 का प्रोविजन। ये 3,750 का प्रोविजन मेरे लिए होने वाला लॉस है फ्यूचर में। तो इसको भी क्या करिएगा, आप यहां पे लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ये कैसे आया, तो 75,000 का 5%। ठीक है, 3,750। ठीक ना, ओके क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया।
स्टॉक बी रिड्यूस टू 82,000। बच्चे स्टॉक इज रिड्यूस टू, जब भी लिखा रहेगा रिड्यूस टू, इंक्रीज टू, यू विल टेक डिफरेंस ऑफ न्यू फिगर एज वेल एज ओल्ड फिगर ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। रिड्यूस टू का मतलब हुआ घट के इतना हुआ, और वह अगर वही चीज कहा था रिड्यूस बाई इतना, रिड्यूस बाई, तो रिड्यूस बाई का मतलब हुआ इतना घटा। रिड्यूस बाई वाला में क्लियर कितना घटा, रिड्यूस टू में डिफरेंस लेंगे कि कितना घटा। चलिए देखते क्या कर रहा है। स्टॉक भी रिड्यूस टू 82,000, स्टॉक घट के 82,000 हुआ। तो चलिए देखते हैं पहले स्टॉक कितना था। बच्चे पहले बैलेंस शीट में स्टॉक था, स्टॉक पहले था 90,000 का, अब स्टॉक घट के 82,000 हुआ है। तो इसका मतलब कितना घटा है स्टॉक, 8,000। कितना घटा है, 8,000। और स्टॉक घटा है, ये मेरे लिए लॉस है, तो यहां पे टू स्टॉक जितना घटा है 8,000। हमने आपको पहले भी कहा है कि अगर एसेट्स का वैल्यू कभी भी, अगर एसेट्स का वैल्यू कभी भी घटता है तो ये अपने लिए लॉस है, ये लिखाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। थर्ड पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है। नेक्स्ट है प्लांट बी रिड्यूस बाय 10,000। प्लांट 10,000 से घटा, रिड्यूस बाय लिखा है तो क्लियर है कि कितना घटा है। जब रिड्यूस टू लिखा रहे तो इस फिगर को पुराने बैलेंस शीट से कंपेयर करिए कितना घटा है, डिफरेंस फिगर। रिड्यूस बाय लिखा रहे तो क्लियर है कितना घटा है, तो हमें कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। प्लांट रिड्यूस बाय 10,000, प्लांट 10,000 घटा है। चलिए लिखिए प्लांट कितना घटा है, 10,000। तो यहां पे टू प्लांट 10,000 रुपीज प्लांट रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बच्चे पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, मतलब पेटेंट का अब कोई वैल्यू नहीं बचा, पेटेंट का कोई वैल्यू नहीं बचा, पेटेंट वैल्यूलेस हो गया। तो देखिए पहले पेटेंट था कितने का, तो चलिए देखते हैं पहले पेटेंट कितने का था। तो बच्चे पहले हमारे बैलेंस शीट में पेटेंट था 18,250 का। कितना का था, 18,250 का पेटेंट था। अब वो पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं बचा। तो अपने लिए ये पूरा का पूरा 18,250 क्या है, लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखिए टू पेटेंट्स 18,250, 18,250। चलिए ये पॉइंट भी हो गया आपका। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ 5,000 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स। बच्चे फ्यूचर में होने वाले रिपेयर्स के लिए आपको प्रोविजन करना है 5,000 का। तो जब रिपेयर्स के लिए प्रोविजन करेंगे तो ये आपके लिए लॉस है, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, 5,000 का प्रोविजन करना है, फ्यूचर के लिए लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड, प्रीवियसली रिटन वाज सोल्ड फॉर 6,000 एज स्क्रैप। बच्चे एक ओल्ड कंप्यूटर था, पुराना कंप्यूटर, जिसको बिजनेस के बुक्स से पहले से राइट ऑफ कर चुके थे। एक पुराना कंप्यूटर था जिसको बिजनेस के बुक से राइट ऑफ कर चुके थे कंप्लीटली, उसको बेचे हम 6,000 रुपए में। तो जब कोई चीज को राइट ऑफ कर चुके थे तो वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रहा था, हट चुका था, है ना। तब अगर वो चीज बिक रहा है तो उससे आपको फायदा हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखोगे, लेकिन बाई ओल्ड कंप्यूटर नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर था ही नहीं बुक्स में, बुक्स से कंप्लीटली राइट अप हो चुका था। तब अगर कंप्यूटर बिका तो अपने पास पैसा आया, तो बाई बैंक लिखाएगा 6,000 जितना पैसा आया, बाई बैंक, ठीक ना, बाई बैंक अकाउंट कितना आया है, 6,000, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट 20,000 has been paid to an employee who injured in an accident। बच्चे रिटायरमेंट के टाइम में एक एम्प्लॉय एक्सीडेंट हो गया जिसको हम 20,000 रुपया पे किए एम्प्लॉय को। तो कहोगे सर कोई एम्प्लॉय अगर एक्सीडेंट हो गया और उसको पे किए 20,000 रुपया तो अपने लिए क्या है, फायदा है कि लॉस है। कहोगे सर लॉस है, लॉस है तो यहां पे पैसा गया है टू बैंक,
ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है बच्चे, और कोई पॉइंट है चेक कर लीजिए एक बार। यू आर रिक्वायर, अब कोई पॉइंट नहीं है, मतलब मैंने रिवोल्यूशन के सारे पॉइंट्स आपको रिवोल्यूशन में लिख दिए। अब देखिए आप रिवोल्यूशन अकाउंट का अब टोटलिंग करना है। टोटलिंग कैसे करते हैं, एक बार दोनों साइड को एनालिसिस करिए। अगर डिफरेंस ज्यादा का है तो आपको समझ में आ जाएगा किस साइड का टोटलिंग ज्यादा है। तो उधर 6,000 है, इधर ज्यादा लिखा है, मतलब डेबिट का टोटलिंग ज्यादा है। तो जिधर का टोटलिंग ज्यादा दिख रहा है तो टोटलिंग पहले उधर का कर लीजिए। टोटलिंग का तरीका मैंने आपको सिखाया भी हूं। चलिए कोशिश करना है बच्चे कि जब आप क्लास 12th में हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टोटलिंग करने के लिए कैलकुलेटर और मोबाइल फोन का यूज करते हैं। मत करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला नहीं है कैलकुलेटर। तो क्यों अपना हैबिट लगाओगे उस तरह से, कोशिश क्यों ना करोगे खुद से करे पेन एंड पेपर के माध्यम से टोटलिंग, है ना। जब मैं भी बिना कैलकुलेटर करता हूं तो आप क्यों नहीं। आपको तो और एग्जाम देना है, मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, मैं तो दे चुका हूं, है ना। चलिए टोटलिंग करते हैं। इधर का टोटलिंग ज्यादा है। यूनिट प्लेस पे क्या है 0, सेकेंड प्लेस पे क्या है 5 5 10 का 0 कैरी 1, थर्ड प्लेस पे 7 7 2 9 9 1 10 का 0 कैरी 1, फिर उसके बाद 3 1 4 4 8 4 12 12 12 8 20 20 5 25 और एक कैरी 26 का 6 कैरी 2, उसके बाद 1 1 2 2 2 4 और 2 कैरी 6, 66,000 आया है डेबिट का टोटलिंग। राइट द सेम टोटलिंग इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सेम टोटलिंग लिखिए 66,000 हो गया। सेम टोटलिंग लिखे। अब बैलेंसिंग करिए, यहां भी बैलेंसिंग ऐसे ही करना है। तीनों प्लेस पे 0 है, ठीक है। नीचे यहां 6 में कितना जो है कि नीचे भी 6 आए तो 0, नो कैरी। 0 में कितना जो है कि 6 आए तो 6, हमारा बैलेंस आ गया 60,000, दैट इज लॉस। तो यहां पे लिखिए बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करेंगे। कौन कौन पार्टनर था, पी क्यू आर। पी क्यू और रेशियो क्या था 2:1। पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट। 2 to 1 में बांटना है। तो 60,000 को 2 to 1 में बांटोगे, 60,000 को 2:1 में बांटोगे तो 60,000 का 2/5 2/5 1/5, यहाँ आ जाएगा 24,000, यहाँ भी 24,000, ठीक ना, और यहाँ पे 12,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए प्रिपेयर कर दिया। चलिए बच्चे, इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको बताएंगे इस पे बेस्ड जर्नल एंट्री। हो गया, डन, ओके। चलिए अब हम जर्नल एंट्री आपको बताएंगे। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस भी हम बना ले। देखो एक चीज समझ लो कि अगर कोई भी आइटम रीवैल्यूएशन के डेबिट में है तो जर्नल में वो चीज क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। कोई भी अकाउंट रीवैल्यूएशन क्रेडिट में है, जर्नल में ये डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे आपको बस ध्यान देना है, बैड डेब्ट वाला एंट्री, प्रोविजन वाले एंट्री को अच्छे से समझना है, बाकी सब जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बैड डेब्ट वाला में क्या समझना है कि बैड डेब्ट जो हुआ है 1000 का हुआ है ना, तो क्या ये 5000 का जो हुआ है उसमें रीवैल्यूएशन में तो 1000 लिखाया है, तो क्या सर सीधे एंट्री कर दे रीवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेब्ट? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना है। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। जर्नल,
आप फॉर्मेट में करिएगा, हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं आपको। एक तो आपका बैड डेप्ट हुआ था, बैड डेप्ट हुआ था 5000 का, तो उसके लिए आप बैड डेप्ट आपके लिए लॉस है ना जी। तो पहला एंट्री करोगे बैड डेप्ट लॉस है, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेप्ट होने से डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, 5000 का, जितना का बैड डेप्ट हुआ 5000 का। इस 5000 में से आपने क्या किया, 5000 में से 5000 को एडजस्ट कैसे किया, 1000 रीवैल्यूएशन में लिखा और 4000 पुराने प्रोविजन एडजस्ट किया। तो जो रीवैल्यूएशन में लिखे उसके लिए लिखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000 के लिए 4000 पुराने प्रोविजन से एडजस्ट किए हैं, 4000 पुराने प्रोविजन से एडजस्ट किए हैं। तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 4000, और इस बैड डेब्ट को नेक्स्ट एंट्री में यहां पे क्रेडिट कर देना है टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 5000। यही आपको समझना था, यही आपको समझना था कि सीधे ये नहीं करते, सीधे ये नहीं करते कि बैड डेप्ट रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेप्ट 1000, सीधे ये नहीं करते। तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बैड डेप्ट में जो बैड डेप्ट एडजस्ट हुआ है, जितना बैड डेप्ट हुआ पहले बैड डेप्ट की एंट्री करेंगे, बैड डेप्ट डेबिट टू डेटर्स जितना एक्चुअल में हुआ है। फिर ये बैड डेप्ट में से पूरा रिवैल्यूएशन में नहीं गया है, पुराने प्रोविजन से भी एडजस्ट हुआ है, और पहले से जो प्रोविजन था उसका बैलेंस क्रेडिट था, एडजस्टमेंट के टाइम वो प्रोविजन हो गया डेबिट, तो उसको यहाँ पे शो करना है। बस यही नया था, और मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इस वाले एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट एंट्री, इस पे आपको ध्यान देना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वाले जब भी आपको रिवैल्यूएशन वाले जर्नल एंट्री में ऐसा ट्रांजेक्शन दिखे उस पे ध्यान देना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है बच्चे, ये यहां पे डेबिट है, तो जर्नल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। चलिए तीसरा एंट्री लिखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए फिगर कितने का है, फिगर कितने का है, फिगर कितने का है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का, 3750 का। तो लिखिए सेम फिगर 3750। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टॉक प्लांट पेटेंट प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बैंक। ये सबको एक ही एंट्री में कर दीजिए, स्टॉक प्लांट पेटेंट प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बैंक, ये सब आपको डेबिट है, तो जर्नल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके चलिए करिए, यहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट अकाउंट टू पेटेंट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मतलब कि नेक्स्ट एंट्री में जो भी यहाँ डेबिट है रिवैल्यूएशन में, जर्नल में वो चीज क्या कर दिए, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन को डेबिट। फिगर लिखिए
स्टॉक में लिखो बच्चे 8000, प्लांट में 10,000, पेटेंट में 18,250 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिपेयर्स में 5,000 और यहाँ पे बैंक में 20,000। कितना हो गया देखो, सबसे पहले 20, 10, 30, 8, 38, 5, 43, 43 और 10, 53, 53 और 8, 53, 8, 61, 61,250। ये हो गया, सही है ना। 20, 5, 25, 25, 25 और 28, 33, 33, 43, 43, 8, 20, 5, 25, 25, 10, 35, 35 और 8, 43, 43 और 10, 53, 53 और 8, 53 और 8, 61,250। सही है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट फिर आपको नेक्स्ट आपने यहाँ पे बैंक फिर क्या किया है क्रेडिट में, तो जनरल में बैंक डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। नेक्स्ट एंट्री आप लिखिए, नेक्स्ट एंट्री, चलिए इसके बेस पे नेक्स्ट एंट्री करिए। 5वां एंट्री, बैंक यहां क्रेडिट है, जनरल में डेबिट हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अच्छा बैंक क्रेडिट है तो जनरल में बैंक क्या होगा, डेबिट होगा ना। तो नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिगर हो जाएगा 6,000 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे PQR कैपिटल क्रेडिट में है तो जनरल में डेबिट और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिगर कितना है, P में 24,000, Q में 24,000, R में 12,000, ओवरऑल 60,000। तो बच्चे मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का शुरू से आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। बताते हैं, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का। हो गया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिए, डन, ओके। अब आप स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट जो एडजस्टमेंट में दिए हुए थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पहले मैंने रीवैल्यूएशन बनाया है तो रीवैल्यूएशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले। चलिए यहां पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, रीवैल्यूएशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। रीवैल्यूएशन के स्क्रीनशॉट के बाद रीवैल्यूएशन का जो शुरुआत का जनरल एंट्री हम बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो शुरू में एंट्री बताए थे 1, 2, 3 और चौथा एंट्री तक, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। इसके बाद और भी एंट्रीज आपको बताया गया है, 5वां और 6ठा एंट्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन क्या किया, कंप्लीट किया। फुल फ्लेज में केवल अभी रीवैल्यूएशन और उसके जर्नल एंट्री बताए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप जब बनाओगे तो बुक में क्वेश्चन नंबर 27 के करीब है, आप एक बार देख लेना और वहां से बनाइएगा, उसके बेसिस पे रीवैल्यूएशन के कोई भी क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक का लेक्चर 1 के बेसिस पे था, 9 to 17 क्वेश्चन लेक्चर 2 के बेसिस पे था,
उसके बाद 26 तक के क्वेश्चंस आपको लेक्चर 3 के बेसिस पे बन जाएगा, और 27 क्वेश्चन लेक्चर 4 के बेसिस पे बन जाएगा, और आई क्वेश्चन भी आपको रिवोल्यूशन जब भी आएगा तो इसके बेसिस पे बन जाएगा, आज के लेक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व का ट्रीटमेंट। सुनिए, अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चे कि गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की रैंकिंग रखता है गुडविल एडुकेयर कॉमर्स सेक्शन में, कि प्योर कॉमर्स वाला वाराणसी में केवल एक ही कोचिंग है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। यहां पे मिक्स फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता है। कोचिंग का मतलब कॉमर्स कोचिंग में ओनली गुडविल एडुकेयर। हमारे यहाँ 11th एंड 12th कॉमर्स का मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है, सुबह से शाम तक बैक टू बैक बैचेज अवेलेबल है। आप जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं बैचेज आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद CUET कोर्सेज भी कोचिंग में पढ़ाया जाता है। CUET जो एंट्रेंस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, BHU में, DU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसके लिए हम लोग BCom और MCom एंट्रेंस का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस कोचिंग में चलता है। कोचिंग का एग्जैक्ट एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। अगर आप लंका पे आएंगे बनारस में, तो लंका पे आएंगे तो रविदास गेट है लंका पे, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लेफ्ट साइड में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल में सटे हुए गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। किसी बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटर पे ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी बच्चे जस्ट गुडविल एडुकेयर में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का। किसी भी बच्चे को अगर नए बैच में एडमिशन लेना है तो आप 11th एंड 12th कॉमर्स के न्यू बैच में अवेलेबल एडमिशन लेने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस आपको मैंने बता दिया। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बच्चे आप गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियोज अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आज के सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक कर ले, क्योंकि आपका लाइक जो है ये मुझे मोटिवेट करता है और लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर कोई बच्चे को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है तो लंका पे ज्वाइन कीजिए, वाराणसी में जो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। अगर आपको ऑनलाइन फ्री लेक्चर चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे गुडविल एडुकेयर को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर वीडियो आते रहते हैं, आप देखते रहिए। अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और स्टोर सेक्शन से वहां से पेड कोर्सेस आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नए टॉपिक कल के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।